तभी अचानक से उसी सुबह 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक गुमनाम का फोन आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्कर रोड के पार्किंग गैराज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहाँ हो गई, और वो भी दिन के उजाले में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे उसके मासूम और खूबसूरत चेहरे ने रातों रात इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। मगर जब लोगों को उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे कातिल होने का पता चला तो लोग दंग रह गए। तो ये बात है साल 2020 की। हुआ ये कि नवंबर 2020 में अचानक से एक लड़की टिकटॉक पर वायरल होने लगी। हालांकि ये चीज़ भारत में नहीं हुई, क्योंकि भारत में जून 2020 में ही टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। पर भारत के अलावा पूरी दुनिया में उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक लड़की कैदी के कपड़े पहने, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी लगाए कोर्ट रूम में दाखिल होती है और कैमरे को देखकर कभी कभी हंसती है तो कभी कभी अजीब सा फेस बनाती है। उसकी ये जो ओरिजिनल वीडियो थी वो करीब 7 साल पुरानी यानी साल 2013 की थी। पर नवंबर 2020 में लोगों ने इस वीडियो के साथ साथ टिकटॉक पर डुएट बनाना शुरू कर दिया। उसकी वीडियो को एडिट करके बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर टिकटॉक पर डालने लगे और देखते ही देखते वो लड़की इंटरनेट पर छा गई। यहाँ तक कि लोगों ने सोशल मीडिया पर उसके नाम का फैन पेज तक बना डाला, और ये सब इसलिए क्योंकि वो लड़की दिखने में सुंदर और मासूम थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर ये लड़की कौन है और इसने ऐसा क्या क्राइम किया था। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है इज़ाबेला गुज़मान, जो कि अपनी माँ युनमी हॉय और सौतेली बाप रियान हॉय के साथ अमेरिका के कोलोराडो के अरोरा शहर में 2624 साउथ लीमा स्टेट में रहा करती थी। उसकी ये जो कोर्ट तक पहुँचने की कहानी है उसकी शुरुआत होती है मंगलवार 27 अगस्त 2013 को, और उस वक्त इज़ाबेला की जो उम्र थी वो सिर्फ 18 साल थी। और ये कहानी का वो पार्ट है जो कि अगर नहीं होता तो शायद इज़ाबेला कोर्ट तक नहीं पहुंचती और ना ही वो टिकटॉक पर वायरल होती और ना ही मैं आज आपको ये कहानी सुना रहा होता। तो हुआ ये कि मंगलवार 27 अगस्त 2013 की शाम को इज़ाबेला की माँ युनमी हॉय स्टूडियो से अपना काम खत्म करके अपने घर लौट रही थी। मगर जैसे ही उनकी कार उनके घर के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़का उनकी खिड़की से कूदकर बाहर निकला और लोहे की जाली को पार करके भाग गया। जब उन्होंने उस लड़के को अपने घर की खिड़की से कूदकर भागते हुए देखा तब जाकर उन्हें उनके पड़ोसियों की बात याद आई। दरअसल उनके जो पड़ोसी थे वो इससे भी पहले कई बार युनमी हॉय को ये बातें बता चुके थे कि जब भी वो घर पर नहीं होती है तो इज़ाबेला अक्सर अपने साथ अलग अलग लड़कों को अपने घर लेकर आती है, और वो लड़के जैसे ही घर में किसी के आने की आवाज़ सुनते थे तो वो खिड़की से कूदकर भाग जाया करते थे। मगर उस वक्त युनमी हॉय को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। पर जब 27 अगस्त 2013 की शाम को उन्होंने खुद अपनी आंखों से उस लड़के को भागते हुए देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके पड़ोसियों की बात बिल्कुल सच थी। इसके बाद उन्होंने गाड़ी पार्क की और अपने दूसरे पति रियान हॉय, जो कि इज़ाबेला के सौतेले पिता थे, उनके साथ सीधे इज़ाबेला के कमरे में पहुंच गई और उन लड़कों के बारे में पूछने लगी। मगर इज़ाबेला ने उनके किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उन्हें बहुत समझाने की भी कोशिश की, मगर इज़ाबेला ने उनकी कोई भी बात समझने के बजाय अपनी माँ के ही ऊपर चिल्लाना और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो गुस्से में अपनी माँ के मुंह के ऊपर ही थूक कर चली गई। इस बात से युनमी हॉय को बहुत धक्का लगा और इज़ाबेला के इस बर्ताव ने उन्हें बहुत डरा दिया, और इतना डरा दिया कि उन्हें अपने कमरे में अकेले सोने से भी डर लगने लगा। इसलिए वो उस पूरी रात अपने कमरे में अंदर से गेट लॉक करके अपने पति रियान हॉय के साथ ही रही, जबकि अक्सर वो अपने कमरे में अकेले ही सोया करती थी। तो इससे पहले कि मैं आपको अगले दिन की कहानी सुनाऊं, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची। दरअसल इज़ाबेला का जन्म 9 जून 1995 को इसी अरोड़ा शहर में हुआ था, मगर उस वक्त तो अपने सगे पिता रॉबर्ट गुज़मैन और अपनी माँ युनमी गुज़मैन के साथ इसी शहर में कहीं और रहा करती थी। इज़ाबेला के जन्म के बाद उनके माँ बाप एक साथ मिलकर अरोड़ा के ही टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लेते हैं, जिसका नाम वो अपनी बेटी के नाम पर बेलाज पोर्ट्रेट स्टूडियो रखते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अपनी बेटी इज़ाबेला से बहुत प्यार करते थे और इज़ाबेला भी अपनी माँ बाप से बहुत प्यार करती थी, खासकर अपने पिता रॉबर्ट गुज़मैन से। तो पूरा परिवार राजी खुशी अपने दिन काट रहा था। मगर फिर साल 1999 आते आते चीज़ें बिगड़नी शुरू हो गई और दोनों पति पत्नी के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे को तलाक देने का फैसला कर लिया।
और फिर साल 1999 में ही रॉबर्ट गुज़मैन और युनमी गुज़मैन तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। और उस वक्त इज़ाबेला की जो उम्र थी वो महज 4 साल थी। खैर, तलाक के बाद इज़ाबेला की कस्टडी उसकी माँ को ही मिली, इसलिए अब इज़ाबेला अपनी माँ के साथ ही उसी शहर में कहीं और रहने लगी। इज़ाबेला जो थी वो बचपन से ही थोड़ी ज़िद्दी और गुस्सैल टाइप थी, पर अपने माँ बाप के तलाक के बाद वो और भी ज़्यादा जिद्दी और चिड़चिड़ी हो गई थी। मगर इज़ाबेला का ये गुस्सा नफरत में तब बदल गया जब तलाक के करीब 1 साल के बाद ही यानी साल 2020 में उनकी माँ युनमी ने एक दूसरे शख्स रियान होए के साथ शादी कर ली, जो कि अब इज़ाबेला का सौतेला पिता था। इज़ाबेला इस बात से बहुत गुस्सा थी कि अब उसके पिता की जगह किसी और ने ले ली है, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने पिता रॉबर्ट गुज़मैन से बहुत प्यार करती थी। और यहीं से चीज़ें बद से बदतर होनी शुरू होती है, क्योंकि वक्त के साथ जैसे जैसे इज़ाबेला बड़ी हो रही थी उसका गुस्सा भी दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी माँ से महंगे महंगे कपड़े और खिलौने की डिमांड करती थी, और जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती तो इस बात पे वो अपनी माँ से लड़ती और झगड़ती। युनमी होए पूरी कोशिश करती कि उसकी डिमांड को पूरी कर सके, जिसके लिए वो अपने स्टूडियो के अलावा भी और भी पार्ट टाइम जॉब करने लगी थी, पर फिर भी वो इज़ाबेला की कई डिमांड को पूरी नहीं कर पाती। जब इज़ाबेला सिर्फ 7 साल की थी तो उसके इस गुस्सैल बर्ताव ने उसकी माँ को इतना परेशान कर दिया कि अब उसे संभालना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने इज़ाबेला को उसके सगे पिता रॉबर्ट गुज़मैन के पास भेज दिया। पर कुछ दिनों के बाद ही वो अपनी माँ के पास वापस आ गई। हालांकि इसके बावजूद भी उसकी बर्ताव में कोई सुधार नहीं आया। इसके बाद इज़ाबेला 14 साल की हुई तो उसने अपना धर्म भी छोड़ दिया। दरअसल इज़ाबेला, उसके माता पिता और सौतेले पिता ये सभी जेहोवाज विटनेस थे, जो कि ईसाई धर्म की ही एक शाखा है। पर इस धर्म को मानने वाले लोग ना तो क्रिसमस मानते हैं, ना ही ईस्टर और ना ही कोई दूसरी छुट्टियाँ। यहाँ तक कि ये लोग अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते। और शायद इन्हीं सब पाबंदियों की वजह से इज़ाबेला ने अपने धर्म को छोड़ दिया और वो पूरे आज़ाद ख्याल वाली लड़की बन गई थी। ना तो अपने माँ बाप का कहना मानती, ना ही ढंग से स्कूल जाती, बस पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती रहती। कई बार तो वो 3-4 दिनों तक स्कूल और घर से गायब रहती, और जब उसकी माँ उनको समझाती तो वो उनसे ही लड़ने लगती। वो स्कूल में भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, बस वो किसी तरह पास हो जाया करती थी। मगर जब वो 12th क्लास में थी तो उसकी अटेंडेंस इतनी कम थी कि उसे हाई स्कूल के फाइनल एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले ही स्कूल से निकाल दिया गया। और इस चीज़ से उसकी माँ को बहुत धक्का लगा, जिसके बाद भी उसे खूब समझाया गया, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर हद तो तब हो गई जब 27 अगस्त 2013 की शाम को उसे समझाने पर उसने वो काम किया जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था। वो था अपनी माँ के मुंह पे थूकना, जिसके बाद युनमी होए ने पूरी रात डर के साए में गुजारे। खैर, किसी तरह 27 अगस्त 2013 की रात तो बीत गई और अगला दिन आ गया। अगले दिन यानी बुधवार 28 अगस्त 2013 को सुबह सुबह जब युनमी होए अपना फ़ोन चेक करती है तो देखी कि इज़ाबेला ने पिछली रात उन्हें एक मेल किया था। पर जब वो उस मेल को ओपन करती है तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस मेल में सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, यू विल पे, जिसमें कि इज़ाबेला के कहने का मतलब था कि तुमने मेरे साथ जो भी किया है उसके लिए तुम्हें भुगतना होगा। इस मेल को देखने के बाद अब युनमी होए और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो ये मेल अपने पति रियान को दिखाती है और अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। आखिरकार युनमी होए पुलिस को बुलाने का फैसला करती है और 28 अगस्त 2013 की दोपहर में पुलिस को फ़ोन कर देती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस घर पहुंच जाती है। पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें सारा मामला और मेल के बारे में बताया जाता है जो कि इज़ाबेला ने भेजा था। पर क्योंकि ये घरेलू मामला था इसलिए पुलिस पहले तो इज़ाबेला को समझाती है और फिर बाद में ये वार्निंग देती है कि अगर उसने ऐसा बर्ताव किया तो उसकी माँ उसे घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका के कानून के हिसाब से कोई भी माँ बाप 18 साल के बाद अपने बच्चों को घर से निकाल सकते हैं। और इज़ाबेला 2 महीने पहले ही जून 2013 में 18 साल की हुई थी। तो इज़ाबेला को वार्निंग देने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। उसके बाद इज़ाबेला भी अपने बेडरूम में चली जाती है और युनमी होए अपने काम पर जाने के लिए टाउन सेंटर की तरफ निकल जाती है। पर युनमी होए के मन में अभी भी एक डर सता रहा था, इसलिए जब वो अपने स्टूडियो पहुंची तो उन्होंने सारी बात अपने पहले पति यानी रॉबर्ट गुज़मैन को बताई। और क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और इज़ाबेला भी उनसे उतना ही प्यार करती थी, इसलिए युनमी होए रॉबर्ट से कहती है कि वो उसके घर जाकर इज़ाबेला से बात करे और उसे समझाए। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया था
कि युनमी हॉय और रॉबर्ट गुज़मान का तलाक तो हो गया था, पर वो अभी भी एक साथ बेला पोर्ट्रेट स्टूडियो में ही काम कर रहे थे। तो पूरी बात सुनने के बाद रॉबर्ट गुज़मान उसी दिन यानी 28 अगस्त 2013 की शाम को इज़ाबेला से मिलने उसके घर पर पहुंचते हैं। उस वक्त भी इज़ाबेला अपने बेडरूम में ही थी, बल्कि दोपहर में पुलिस के जाने के बाद से ही वो अपने बेडरूम से बाहर आई ही नहीं। पर जब उसके पिता वहां पहुंचे तो वो इज़ाबेला को लेकर बैकयार्ड में गए और वहां पर बैठकर उसे शांति से समझाने लगे कि उसने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया, उसे अपनों से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हर बात पर जिद नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। अगले करीब 1 से 1.5 साल तक वो इज़ाबेला को इसी तरह समझाते रहे और इस पूरी बातचीत के दौरान इज़ाबेला ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला, बस अपने पिता की हर बात चुपचाप सुन रही थी और अपना सर हाँ में हिला रही थी। जिस तरीके से इज़ाबेला बड़े ध्यान से अपने पिता की बात सुन रही थी, उसे देखकर रॉबर्ट को लगा कि शायद अब वो खुद को बदलने की कोशिश करेगी, पर सच्चाई तो ये थी कि इज़ाबेला अपने पिता की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। बस वो हर बात को इस कान से सुन रही थी और उस कान से निकाल रही थी, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, जिसे कि शायद वो पहले ही प्लान कर चुके थे। तो इज़ाबेला को समझाने के बाद उसके पिता शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद इज़ाबेला भी अपने बेडरूम में वापस से चली जाती है। इसके करीब 3 घंटे के बाद रात करीब 9:30 बजे के आसपास युनमी हॉय भी अपना काम फिनिश करके वापस घर पहुंचती है और वो अपने साथ रियान के लिए मैकडोनाल्ड से रात का खाना भी लेकर आई थी। घर पहुंचने के बाद युनमी रियान से पूछती है कि इज़ाबेला कहाँ है, तो वो कहता है कि उसे नहीं पता, पर हाँ उसने करीब 1 घंटे पहले लगभग 8:30 बजे के आसपास इज़ाबेला को घर के किचन में देखा था। रियान की बात सुनकर युनमी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है और इधर रियान लिविंग रूम में बैठकर अपना डिनर करने लगता है, जो कि युनमी उसके लिए लाई थी। इसके थोड़ी देर बाद ही रात करीब 10 बजे से थोड़ा पहले ही रियान को अचानक से ऊपर फर्स्ट फ्लोर से धमधम की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर गिरा हो या दीवार से टकराया हो और फिर कुछ सेकंड बाद ही युनमी चिल्लाकर उसका नाम पुकारती है। अपना नाम सुनते ही रियान ऊपर बाथरूम की तरफ भागता है और वो जैसे ही ऊपर पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और शावर की चलने की आवाज़ आ रही है। फिर वो बाथरूम के जब और करीब गया तो उसने बाथरूम के अंदर इज़ाबेला की एक झलक देखी, मगर उसने जैसे ही बाथरूम में घुसने के लिए दरवाजे को धक्का दिया, इज़ाबेला ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद अंदर से युनमी हॉय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और बाहर से रियान बाथरूम का दरवाज़ा पीटने लगा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। उसने पूरी जान लगा दी दरवाज़ा खोलने की, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी वो सोच ही रहा था कि दरवाज़ा कैसे खोलें, तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी और उसने देखा कि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है और ये देखते ही उसकी हवा खराब हो गई और वो डर से सहम गया। वो तुरंत भागकर नीचे चला गया, अपना फ़ोन उठाया और 911 पर पुलिस को फ़ोन कर दिया। उस वक्त रात के करीब 10:05 हो रहे थे। कॉल पर रियान ने बताया कि उसकी बीवी और उसकी सौतेली बेटी बाथरूम के अंदर बंद है और उसे लग रहा है कि उसकी बेटी उसकी बीवी पर जानलेवा हमला कर रही है, क्योंकि बाथरूम के नीचे से खून बहकर बाहर आ रहा है। इसके बाद रियान पुलिस को पिछली रात और सुबह जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगा और बताते बताते ऊपर पहुंच गया। तभी अचानक से रियान ने एक जोर की आवाज़ सुनी, जय हुआ, मतलब कि भगवान। और ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी बीवी युनमी हॉय की थी। ये उसकी आखिरी आवाज़ थी। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर बाद ही बाथरूम का दरवाजा खुला और अंदर से इज़ाबेला एक पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा, अंडर कोर्स कलर के शॉर्ट्स पहने हुए बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े और उसका पूरा बदन खून से सना हुआ था और उसने अपने सीधे हाथ में एक चाकू ले रखा था जिसमें से अभी भी खून टपक रहा था। इज़ाबेला को इस हालत में देखकर रियान सन्न रह गया और वो जहाँ खड़ा था खड़ा का खड़ा ही रह गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का है, लेकिन इज़ाबेला ने रियान की तरफ देखा तक नहीं और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन था। वो सीधे रियान के बगल से निकल गई और नीचे जाकर बैकयार्ड की तरफ से निकल गई। इसके बाद रियान तुरंत भागकर बाथरूम की तरफ गया, पर वो जैसे ही बाथरूम में पहुंचा उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि पूरे बाथरूम में खून ही खून बिखरा पड़ा था और उसकी बीवी युनमी हॉय बाथरूम के फर्श पर नंगी हालत में पड़ी हुई थी। युनमी हॉय के गले पर एक बड़ा और गहरा कट का निशान भी था और उसके पूरे चेहरे और सीने पर चाकू के घोंपने के अनगिनत निशान थे और उसके बगल में एक लकड़ी का बेसबॉल बैट भी पड़ा हुआ था। रियान हॉय जो हैं वो अभी कॉल पे ही थे
और जब उसने पुलिस को अपनी बीवी की हालत के बारे में बताया तो पुलिस ने उसे उसकी वाइफ को सीपीआर देने को कहा। इसलिए रेयान युनमी हॉय को सीपीआर देने लगा, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि युनमी हॉय लगातार दोनों खुली आंखों से छत की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि युनमी हॉय की मौत हो चुकी है। खैर, रेयान के कॉल के 11 मिनट के बाद लगभग 10:16 पर अरोड़ा पुलिस भी वहां पहुंच गई और उसके थोड़ी देर बाद ही मेडिकल टीम भी वहां पहुंच चुकी थी। उसके बाद उन्होंने युनमी हॉय की जांच की और 28 अगस्त 2013 की रात 10:28 पर उसे मुर्दा घोषित कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद अरोड़ा पुलिस इजाबेला को ढूंढना शुरू कर देती है, मगर वो पूरे घर में कहीं नहीं मिली। फिर पुलिस घर के बैकयार्ड में देखती है क्योंकि बाथरूम से निकलने के बाद इजाबेला उसी तरफ गई थी, मगर वहां से भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस इजाबेला के फोन के सिग्नल के जरिए उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करती है, पर यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिलती है क्योंकि इजाबेला का फोन बंद आ रहा था। इसके बाद अरोड़ा पुलिस मीडिया के जरिए एक पब्लिक एडवाइजरी जारी करती है क्योंकि वो आम लोगों के लिए खतरा हो सकती थी, प्लस उसके पास हथियार भी था, और पब्लिक से ये अपील करती है कि वो जहां कहीं भी दिखे पुलिस को तुरंत खबर करे। इसी बीच अगली सुबह यानी 29 अगस्त 2013 को युनमी हॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि युनमी हॉय के ऊपर 79 टाइम्स यानी 79 बार चाकू से हमला किया गया था, जिनमें से 31 बार उसके चेहरे पर और 48 बार उसके गले और सीने पर वार किया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट की सुनवाई के दौरान पता चला कि युनमी हॉय के ऊपर 79 नहीं बल्कि 151 बार हमला किया गया था, जिनमें से 35 बार उसके चेहरे पर, 51 बार उसके गले पर और बाकी के 65 हमले जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर किए गए थे। इसके अलावा चाकू मारने से पहले उसे बेसबॉल से भी पीटा गया था। तो जब ये पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मीडिया में आई तो ये खबर देखते ही देखते पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बेटी ने अपनी ही माँ की इतनी बुरी तरीके से कत्ल कर दिया था। इधर पुलिस भी इजाबेला को ढूंढने में लगी थी, पर उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिली। तभी अचानक से उसी सुबह 11:30 बजे के आसपास 911 पर एक गुमनाम का फोन आता है, जिसमें कि बताया जाता है कि 2851 साउथ पार्कर रोड के पार्किंग गैराज में एक कार के अंदर खून से सनी एक बॉडी पड़ी है। खबर मिलते ही तुरंत अरोड़ा पुलिस साउथ पार्कर रोड की तरफ निकलती है, मगर जब वो वहाँ पार्किंग गैराज में पहुंची तो जिस कार के अंदर बॉडी थी वो गायब हो चुकी थी। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक डेड बॉडी कार के अंदर से गायब कहाँ हो गई, और वो भी दिन के उजाले में। लेकिन जब पुलिस ने उस कार की तलाशी ली तो पुलिस को उस कार से कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि इजाबेला और युनमी हॉय के मर्डर से लिंक हो रही थी। इसलिए पुलिस ने सादी वर्दी में कुछ पुलिस वालों को उस एरिया में तैनात कर दिया। करीब 2 घंटे बीत गए मगर पुलिस को कुछ नहीं मिला, पर तभी उन्हें पार्किंग गैराज से एक लड़की बाहर आती हुई दिखी, जिसने पिंक कलर की स्पोर्ट्स ब्रा और अंडर कोर्स कलर के शॉर्ट्स पहन रखे थे। पुलिस को लगा कि शायद ये इजाबेला हो सकती है, पर फिर भी पुलिस कंफर्म करना चाहती थी, इसलिए उनमें से एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर उस लड़की से बात करने के बहाने उसके करीब गया, और जब उसने उस लड़की को करीब से देखा तो उसे देखते ही यकीन हो गया कि वही इजाबेला गुजमैन है। इसके बाद वो इजाबेला के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही 2 और सादी वर्दी वाले पुलिस उसके साथ चलने लगे, और वो जैसे ही पार्किंग मैदान में एक झाड़ी के पास पहुंचे, उन तीनों पुलिस वालों ने इजाबेला को घेर लिया और अपने बंदूक उसके ऊपर तान दी। इजाबेला ने यहाँ भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने गलत लड़की को गिरफ्तार किया है। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने जब उसकी पहचान के लिए उसकी आईडी दिखाई तो उसने कहा कि आईडी वाली लड़की की शक्ल तो उससे ज़रूर मिलती है, पर वो इजाबेला गुजमैन नहीं है, बल्कि उसने कहा कि उसका नाम समांथा गुंजालिस है और वो सिंसिनाटी ऑडियो में रहती है। पर उसके कपड़े और कपड़े पर लगे खून इस बात की ओर साफ इशारा कर रहे थे कि वही इजाबेला गुजमैन है, इसलिए पुलिस उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करते। और आखिरकार मर्डर के लगभग 16 घंटे बाद 29 अगस्त 2013 की दोपहर 2 बजे पुलिस इजाबेला गुजमैन को उसके घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर एक पार्किंग गैराज से गिरफ्तार कर लेती है। पर अभी एक सवाल बाकी था कि आखिर कार में जो डेड बॉडी थी वो किसकी थी और वो गायब कहाँ हो गई। तो इसका जवाब ये है कि जो लाश उस कार में पड़ी थी वो लाश नहीं बल्कि खुद इजाबेला गुजमैन थी। दरअसल हुआ ये कि पिछली रात अपनी मां का कत्ल करने के बाद इजाबेला गुजमैन ने घर से कार उठाई और अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर 2851 साउथ पार्कर रोड के पास बने पार्किंग गैराज में लगा दी
और उसके बाद उसी कार के पिछले सीट पर जाकर सो गई। और क्योंकि उसके पूरे बदन और कपड़ों पर खून लगा था, इसलिए अगली सुबह जब इजाबेला को लोगों ने कार में सोते हुए देखा तो उन्हें लगा कि कार में कोई लाश पड़ी है, जिसके बाद उन्होंने 911 पर कॉल कर दिया और पुलिस वहां पहुंची। मगर तब तक इजाबेला कार से उठकर पार्किंग गैराज के अंदर चली गई थी और जब बाहर आई तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, इजाबेला गुज़मैन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसके ऊपर फर्स्ट डिग्री के मर्डर चार्जेस लगाए और उसे फिर जुडिशल कस्टडी पर अरोड़ा सिटी जेल भेज दिया गया। इसके करीब एक हफ्ते बाद यानी 5 सितंबर 2013 की सुबह इजाबेला को कोलोराडो के एराफोई काउंटी कोर्ट में पेश होना था, जहां उसके ऊपर कोर्ट की तरफ से चार्जेस लगाए जाते। मगर उस दिन उसने सुबह कोर्ट जाने से ही मना कर दिया और वो अपने सेल से बाहर आ ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से हुआ ये कि कोर्ट की सुनवाई दोपहर तक के लिए टालनी पड़ी। पर बाद में किसी तरह जबरदस्ती खींचकर उसे उसके सेल से बाहर निकाला गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया। उस दिन वो सुबह से ही नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव नहीं कर रही थी। पहले तो उसने कोर्ट जाने से मना किया, जिसकी वजह से उसे जबरदस्ती लाना पड़ा। और जब वो कोर्ट में पहुंची तो मीडिया के कैमरे को देखकर कभी मुस्कुरा रही थी तो कभी अजीब अजीब सा फेस बना रही थी। एराफोई काउंटी कोर्ट के जज ने इजाबेला गुज़मैन के ऊपर मर्डर और वायलेंस के चार्जेस लगाए और साथ ही उसका जब तक ट्रायल पूरा नहीं हो जाता वो तब तक कोई बेल नहीं ले सकती थी। इसके बाद करीब 9 महीने बीत गए और जून 2014 में इजाबेला गुज़मैन का ट्रायल शुरू हुआ। और क्योंकि जब उसने अपनी मां का मर्डर किया तब वो 18 साल की एडल्ट थी और जिस बेरहमी से उसने अपनी मां के ऊपर 151 बार चाकू से हमला किया, उसे देखकर ये पक्का था कि इजाबेला की मैक्सिमम सजा यानी डेथ पेनल्टी ही होगी। मगर कोर्ट में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, इजाबेला के वकील ने जज के सामने डॉक्टर रिचर्ड पाउंड्स की एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि इजाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है और वह पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जूझ रही है। बाद में डॉक्टर रिचर्ड पाउंड्स ने अपनी गवाही में भी इजाबेला की दिमागी हालत को खराब ठहराया। उसके अलावा उन्होंने कोर्ट में ये भी बताया कि जिस वक्त इजाबेला अपनी माँ की कत्ल कर रही थी, उसे पता नहीं था कि वो अपनी माँ को मार रही है, बल्कि उसे लगा कि वो एक सिसिलिया नाम की औरत को मार रही है और ऐसा करने के लिए उसे सपने आते थे और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके लिए पूरी दुनिया तबाह हो जाती। कोर्ट के जज जॉर्ज ब्रॉशलर ने सारी रिपोर्ट्स और दलीलें देखने और सुनने के बाद ये फैसला सुनाया और उस फैसले में उन्होंने इजाबेला की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे कोई सजा नहीं सुनाई और उसके इलाज के लिए उसे कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और कहा गया कि जब तक इजाबेला अपने और समाज के लिए खतरा नहीं रह जाती तब तक वो वहीं रहेगी। अब इसमें चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे या फिर पूरी जिंदगी। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद इजाबेला को कोलोराडो के मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेज दिया गया और अगले 6 साल तक, बल्कि 6 से भी ज़्यादा सालों तक इजाबेला उसी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रही और उसका इलाज चलता रहा। पर फिर नवंबर 2020 में जब इजाबेला 25 साल की थी तो उसने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने एक नई चीज़ के बारे में बताया। उसने कहा कि घर में उसके साथ सभी लोग बुरा बर्ताव करते थे और जब उसने 14 साल की उम्र में अपना धर्म छोड़ा तब उसे और ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। हालांकि जब बाद में इस बात की इन्वेस्टिगेशन की गई तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि उसके साथ घर में बुरा बर्ताव किया जाता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जब उसने अपनी माँ का खून किया तब वो अपने होश में नहीं थी, पर अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब ना वो खुद के लिए और ना ही समाज के लिए खतरा है, इसलिए उसे इस मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से रिहा कर दिया जाना चाहिए। ठीक उसी टाइम जब मीडिया में उसका ये इंटरव्यू आया, अचानक से टिकटॉक पर उसकी 7 साल पुरानी कोर्ट की वीडियो वायरल होने लगी और सोशल मीडिया, खासकर टिकटॉक का तो आपको पता ही है कि लोग बिना कुछ सोचे समझे एक ट्रेंड को बस फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ भी ठीक यही हुआ। लोगों ने ये बिना सोचे समझे कि उसने पास्ट में क्या किया है उसके सपोर्ट में आ गए और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत और मासूम थी। लोगों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इजाबेला ने जो अपनी माँ का कत्ल किया है वो उसी लायक थी और ऐसी चीज़ ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसानियत कहाँ से कहाँ जा रही है। हालांकि इस इंटरव्यू से इजाबेला को ज़रूर फ़ायदा हुआ क्योंकि जून 2021 में इजाबेला गुज़मैन को मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट से इस शर्त पर छुट्टी दे दी गई कि वो लगातार टाइम पर अपने डॉक्टर से थेरेपी लेती रहेगी। तो कुल मिलाकर इजाबेला ने जो कुछ भी किया, वो चाहे गुस्से में किया हो या दिमागी प्रॉब्लम की वजह से, वो अलग बात है। पर अफसोस की बात तो ये है कि जिस तरह से बाद में लोगों ने बिना सोचे समझे
बिना पूरी कहानी जाने सिर्फ उसके चेहरे को देखकर उसके क्राइम को सही ठहराने की कोशिश की, वो बहुत गलत है। जबकि मैं मानता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी अपराधी को उसकी खूबसूरती, उसका रंग, उसकी अमीरी या गरीबी देखकर नहीं, बल्कि उसने जो अपराध किया है उसे देखकर अपनी राय देनी चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी इजाबेला गुज़मैन की। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक और नई दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।